सभी को नमस्कार। I am Umashankar Prajapati. Today I am going to discuss 2 marks question of structural analysis. These are very important for semester exams. I tried to cover all 5 minutes here, so hardly it will take only 30 to 35 minutes to complete. So let's start. Define Unit 1. Define the term structure. A structure is a system of connected parts used to support a load. Like examples are buildings, bridges and towers etc. अब स्ट्रक्चर को आप और भी तरीकों से बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब etc. मर्जी है. Define structural load. Structural loads are defined as the forces, deformation or acceleration applied to a structure or its components. Like अब जो एक components में load apply कर रहा है और load क्या होते हैं? Load causes stresses, deformation and displacement natures. And the next question: what are the different types of structures? Structures को आप classify कर सकते हैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल फॉर्म और शेप्स. सबसे पहले आप कह सकते हैं लीनियर फॉर्म्स और कर्व लीनियर फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट स्ट्रेस कंडीशंस. इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेस फॉर्म या फिर वेरिंग स्ट्रेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और वी कैन से देयर फोर्स एनालिसिस. ये होते हैं बीम एंड ट्रसेस, केबल एंड आर्चेस, फ्रेम्स एंड सरफेस स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क क्या होता है? अगर ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो देखिए इतना कम लिखना है और 2 मार्क्स देके जाता है. इट इज द skeleton of complete structure and it supports all intended load safely and economically. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल लोड. इसमें भी आप लिख सकते हैं जैसे लाइक डेड लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट, साइक्लिक एंड एनवायरमेंटल लोड्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल लोड्स. डिस्कस द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे टाई रॉड है, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर. अब टाई रॉड क्या होता है? टाई रॉड्स आर द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्सेस, जिसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं. बीम्स क्या होते हैं? बीम्स आर यूजुअली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मेंबर, सभी जानते हैं, यूज्ड टू प्राइमरी कैरी वर्टिकल लोड्स. अब इसमें कंप्रेशन और टेंशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीम में आप इस तरीके से जब पढ़ते हैं तो अपर साइड कंप्रेशन जोन होता है, डाउनवर्ड साइड इधर पे टेंसाइल जोन होता है, तो इसलिए इसने बोला है कि अप्लाइड वर्टिकल लोड रेजिस्ट करने के लिए बीम का यूज किया जाता है. कॉलम्स आर यूजुअली वर्टिकल एंड रेजिस्ट एक्सियल कंप्रेशन. आपने देखा होगा कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर इस तरीके से, और इसमें एक्सियल लोड अप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 रीजंस ड्यू टू विच स्वर में अकर इन पोर्टल फ्रेम. अब इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि कुछ फ्रेम बना, इस टाइप से फ्रेम बना होगा और इसमें साइड्स, साइड में क्या होता है कि एंड मूवमेंट जनरेट होता है. वैसे सोए क्या होता है? सोए इज अ एंड मूवमेंट. सोए इज द कंडीशन फॉर एंड मूवमेंट, ई एन डी वाला एंड मूवमेंट. ठीक है, तो सोए की कंडीशंस होती हैं इसमें, या तो ये अनसिमेट्री हो इन ज्योमेट्री. अगर ये फ्रेम है, एक एंड इसका इधर है, दूसरा इसका अनसिमेट्रिक सपोर्ट होना चाहिए इस तरीके से, तब यहाँ पे सोया जनरेट होगा. या फिर लोडिंग कंडीशन क्या है? अगर जैसे कोई फ्रेम है, इस तरीके से मान लीजिए कोई फ्रेम है, तो अगर लोड मिड पॉइंट पे ना होके साइड में हो, इस साइड से इस तरीके से, तब भी ये क्या करेगा? अनसिमेट्रिकल ऑफ लोडिंग कहलाता है और ये सोए जनरेट करेगा. अगला कंडीशन बनता है सेटलमेंट ऑफ वन एंड ऑफ अ फ्रेम. अगर कोई सेटल डाउन वाले क्वेश्चंस करे होंगे आपने कि जब सिंकिंग सपोर्ट हो जाता है तो वहां पे भी ये कंडीशन बनती है सोए जनरेट होने की. अगला क्वेश्चन,
describe the static indeterminacy with examples। ऐसा ही एक कंडीशन होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे क्या है, देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपने जाना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मूवमेंट। दीज आर थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशंस व्हिच इज वेरी नेसेसरी फॉर स्ट्रक्चरल इंडिटरमिनेसी। तो इसमें आगे कह सकते हैं, इफ अ स्ट्रक्चर कैन बी एनालाइज जस्ट बाय यूजिंग थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको हम एनालिसिस कर सकें तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके, तो ये क्या कहलाता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। सपोज दैट कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ऐसा ही क्या होती है, लेस देन जीरो होती है, तो वो कंडीशन जो बनती है उसमें स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल होता है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया, देखिए एक साइड फिक्स सपोर्ट है, दोनों साइड फिक्स सपोर्ट दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में आपको दिखाया गया होगा कि R-3 करना है, 2D स्ट्रक्चर होता है तो R-3 करते हैं। तो R यहाँ नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, वन, थ्री फिक्स सपोर्ट में यहाँ होंगी, इस वाले फिक्स सपोर्ट में भी थ्री होंगी। टोटल रिएक्शंस हो गई छः, छः में से तीन माइनस करेंगे तो तीन बचा है, यानी ये ग्रेटर देन जीरो हुआ। तो इस कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से जब जीरो आती तो हम बोलते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, अगर लेस देन जीरो होती तो अनस्टेबल है। अगर अब इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट, कह सकता है कि टेल मी द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू एस आई। तो आपको ये बताना होगा कि एस आई अगर लेस देन जीरो तो अनस्टेबल, एस आई इक्वल टू जीरो है तो डिटर्मिनेट, और एस आई अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इनडिटर्मिनेसी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विथ एग्जांपल। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, व्हेन ए स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू लोड। जब स्ट्रक्चर में आप लोड अप्लाई करते हैं तो ईच ज्वाइंट, जो भी ज्वाइंट होते हैं उनमें दे विल गो अंडरगो डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। रोटेशन जनरेट होता है, और इस कंडीशन में क्या है, काई काइनेमेटिक इंडिटरमिनेशन को हम शॉर्टकट में के आई कह सकते हैं। के आई ऑफ अ स्ट्रक्चर मींस द नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रक्चर। अब इस कंडीशन में एक एग्जांपल जो दे रखा है, इसको अगर एनालाइज करेंगे तो इसमें ये बताया, जब फिक्स सपोर्ट है तो इसमें कोई भी रोटेशन हो सकता है कि फिक्स सपोर्ट तो रिजिड जॉइंट है, इधर लिखा भी है, हेयर सपोर्ट इज फिक्स्ड हेंस कैन नॉट हैव एनी डिस्प्लेसमेंट, ये कहीं की तरफ भी मूव नहीं करेगा। बट एक रोलर सपोर्ट है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं वो टाइप टू हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो के आई की वैल्यू कितनी होगी, टू। ऐसे ही अगर हिंज सपोर्ट होता तो उस कंडीशन में क्या होता, एक। जैसे अगर यहाँ रोलर की जगह हिंज पॉइंट दिया होता तो के आई की वैल्यू होती वन। अगला क्वेश्चन है, which method of analysis is suitable if static indeterminacy is more than kinematic indeterminacy। जैसे हमने क्वेश्चन में क्या किया, SI निकाले और KI निकाले। तो अगर SI ज्यादा है KI के कंपेयर में तो कौन सा मेथड इज सुटेबल, तो इसमें बोला स्टिफनेस मेथड इज सुटेबल जब SI इज मोर देन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, सम क्रैकर्स। ये क्वेश्चन हो चुका है, के आई फाइंड करने वाला। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ, ये भी हो चुका है, ठीक है। अगला है, स्टैटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इसमें भी आप पढ़िए। व्हेन ए स्ट्रक्चर इज लोडेड स्पेसिफाई पॉइंट ऑन इट कॉल्ड नोड्स। जितने भी नोड्स होते हैं दे विल अंडरगो अ नॉन डिस्प्लेसमेंट, दीज डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2D है अगर तो मैक्सिमम कितने होते हैं, एट मोस्ट टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट होते हैं। अगर 3D कंडीशन है तो एट मोस्ट थ्री लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर देयर। ये इसका एग्जांपल है, इसमें थ्री, सॉरी, थ्री तो नोड है ABC, और थ्री रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहे हैं, वन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर एट C पॉइंट, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें इन्होंने तीन तीन दिया है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, एक तो पहले आप यही लिख सकते हैं कि एस आई इसकी जीरो होती है और इसकी ग्रेटर देन जीरो होती है इनडिटरमिनेट की। इसमें क्या होता है कि जो भी अननोन्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस की हेल्प से सॉल्व हो सकता है, और वी कैन से द स्ट्रक्चर कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशंस। और इनडिटरमिनेट में वी नीड, मतलब कहने का है कि वी कांट एनालाइज द स्ट्रक्चर बाय यूजिंग थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशंस, सो वी हैव टू नीड एक्स्ट्रा इक्वेशन। अगला है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, नो स्ट्रेसेस आर कॉज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, और इसमें टेम्परेचर चेंज की वजह से स्ट्रेसेस कॉज हो सकते हैं। नो स्ट्रेसेस आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ फिट, कई बार ऐसा होता है कि फिटिंग स्ट्रक्चर की ठीक से नहीं है, ठीक कहीं जॉइंट लूज हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे, बट इनडिटरमिनेट के केस में स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर वेयर इट इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली इनडिटरमिनेट। अब ये क्या है, एक ट्रस की कंडीशन है, ट्रस बना हुआ है, तो आपको पता होगा कि ट्रस के केस में ऐसा ही निकाले। आप किस कैसे हम पता करेंगे कि ये डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट कैसा है, एक्सटर्नली और इंटरनली? तो इसके लिए सीधा से आपको याद रखना है, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल के लिए। तो एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला है आर माइनस थ्री, ए याद रखना है। आर क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें काउंट करें, ये हिंज सपोर्ट है तो यहाँ कितनी है, टू रिएक्शन है, ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ वन, और ये रोलर है तो यहाँ वन। टोटल कितनी रिएक्शन होंगी, फोर, तो क्या करोगे, फोर माइनस थ्री, यानी टोटल वन। तो वन क्या हुआ, ऐसा ही इसकी वन हुई अगर, तो क्या हुआ, ये एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट हो गया, ये प्रूव हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं, एम माइनस टू जे माइनस थ्री। इस केस में आप इधर पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स निकालेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, इलेवन। ज्वाइंट कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ज्वाइंट है, जब टू का मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस थ्री, तो यानी यहाँ से क्या बचेगा, नाइन। इलेवन माइनस नाइन करेंगे तो बचेगा टू, तो यहाँ पे भी जीरो से ग्रेटर देन है, तो इंटरनली भी ये क्या हो गया, इनडिटरमिनेट हो गया स्ट्रक्चर, और एक्सटर्नली भी इनडिटरमिनेट हो गया। इस तरीके से कोई और भी एग्जांपल हो सकता है, तो उसे भी ऐसे ही सॉल्व करना है। Discuss the cable. Cable are used to support as well as for transmission of loads from one member to other. Cable stands for a flexible tension member. आपने इस तरीके से जो क्वेश्चन किए होंगे, एक फ्लेक्सिबल मेंबर होता है जो सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है और ट्रांसमिशन ऑफ लोड्स के लिए भी यूज किया जाता है। इसके लिए एक डेरिवेशन है, 10 नंबर के लिए एक डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल इन्होंने 2 नंबर के लिए बोला। तो इसमें सिर्फ इन्होंने पूछ लिया है कि लेंथ ऑफ द केबल क्या है। इसका मतलब क्या है, अगर इस सपोर्ट से लेके इस सपोर्ट तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं स्पैन, यानी ए, कैपिटल एल। और अगर इधर से लेके इसको पूरा केबल की जो लेंथ होगी उसे स्मॉल एल से डिनोट किया। तो इन्होंने यही पूछा कि जब दोनों सपोर्ट सेम लेवल पे होंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द केबल कितनी आएगी, तो ये आती है एल प्लस एट बाई थ्री एच स्क्वायर अपन एल। इसका एक डेरिवेशन भी होता है छोटा सा, उसे भी आप जरूर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ द केबल। अब इसमें भी एक्सप्रेशन होते हैं, इसमें सिर्फ डायरेक्टली आपसे पूछा है, जब इस तरीके से डिफरेंट सपोर्ट होते हैं, एक सपोर्ट यहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट इससे नीचे या ऊपर हो सकता है, इस केस में क्या होता है कि स्मॉल एल यानी दोनों की जो लेंथ ऑफ द केबल होगी वो एल वन प्लस एल टू होती है। एल वन निकालने के लिए फॉर्मूला है, एल टू निकालने के लिए है, जहाँ पे कैपिटल एल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्पैन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, give the expression for horizontal reaction and tension at ends of suspension cable। जो अपने पास सस्पेंशन केबल होती है उसमें आपसे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यानी एच निकालने के लिए पूछता है।
तो एच आपके पास जब डेरिवेशन करते हैं तो फाइनल वैल्यू जो निकल के आती है वो WL² / 8H निकल के आती है। और यही वैल्यू आपकी, यानी जो मिनिमम टेंशन होता है, कभी कभी क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेता है कि भाई बताओ मिनिमम टेंशन क्या है, तो जो मिनिमम टेंशन होती है वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बराबर होती है, जो कि है WL² / 8H। और टेंशन के लिए जो फॉर्मूला है वो ये होता है T = WL/2 √(1 + L²/16H²। नेक्स्ट, what do you understand by stability of plane truss? what do you understand by stability of plane truss? तो आपको बताना चाहिए, इस तरीके से आप याद रखें, M = 2J -3, इसको याद रखें। तो अगर ये बराबर है, यानी जो नंबर ऑफ मेंबर है ट्रस के वो टू ट्वाइस ऑफ ज्वाइंट -3 करेंगे, अगर बराबर आता है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, वो ट्रस है, डिटर्मिनेट है। अगर लेस देन होता है तो इसको हम बोलते हैं डिफिशिएंट ट्रस है। और अगर ग्रेटर देन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस होता है। इसको हम इनडिटरमिनेट भी कहते हैं, यानी अगर इक्वल है तो ये डिटर्मिनेट है, और इक्वल नहीं है तो इनडिटरमिनेट है। और इक्वल नहीं की कंडीशन दो बनती है, या तो ये कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो डिफिशिएंट ट्रस है, अगर ज्यादा है तो रिडंडेंट ट्रस होता है। अब ये डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, कई बार रिपीट होने के भी चांस रहते हैं इसके। जैसे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ अ स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एंड नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टू बी सॉल्व, जो अभी हमने देखा। यानी जो भी हमारे पास बीम ट्रस या फ्रेम जो भी है, स्ट्रक्चर जो भी हमारे पास है, उसके जो जितने भी अननोन्स होंगे, अगर उसको हम उसमें से इक्विलिब्रियम कंडीशन माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू हमारे पास आती है वो ऐसा ही कहलाती है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसा ही निकालने के लिए जो फॉर्मूला है M - 2J - R, जिस तरीके से भी आपको याद होता है वैसे याद रख लें। आप यहाँ बीम और फ्रेम के भी एग्जांपल्स ले सकते थे। बीम के केस में भी आपको पता है, अब उसमें आपको कंडीशन काफी सारी पता है कि एक तो जनरल कंडीशन है R - 3 वाली, ये तो बीम एक्सटर्नल ऐसा ही निकालने के लिए होती है, चाहे वो बीम का केस हो, ट्रस का केस हो या फ्रेम का केस हो। और इंटरनली निकालने के लिए एक ट्रस के लिए है, बीम के केस में 0 होती है, डायरेक्ट याद रखना है। और फ्रेम के केस में 3, जहाँ पे एक होता है नंबर ऑफ क्लोज लूप। अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं सिर्फ 2 नंबर के लिए पूछा है, तो हम दो दो पॉइंट भी लिख सकते हैं सिर्फ। तो है इट इज, अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट दैट वेरियस जॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर कैन अंडरगो। यानी जैसे अभी आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो केस, फिक्स सपोर्ट है तो उसमें 0 है, रोलर सपोर्ट है तो 2 है, हिंज सपोर्ट हो तो 1 है। ये इसी तरीके से याद रखते हैं, 2 नंबर के लिए इनफ है। अगला है यूनिट 2। यूनिट 2 जो ट्रस वाली यूनिट है उधर से देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रस पूछता है, तो ट्रस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, द मेंबर्स आर सब्जेक्ट टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स ओनली। अब जो ट्रस होता है या तो उसमें टेंसल टेंसाइल फोर्स आ सकता है या कंप्रेसिव फोर्स आ सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अब रोटेशन आता है, क्योंकि ट्रस में कहीं भी रोटेशन नहीं होता है, और ना ही कोई कर्व मेंबर यूज करते हैं। ट्रस में ऑलवेज हम क्या करते हैं, स्ट्रेट मेंबर यूज करते हैं। अगर आपने कर्व मेंबर यूज किया तो वहां से क्या होगा, रोटेशन डेवलप होने लगेगा। और ट्रस के कुछ टाइप हैं प्लेन ट्रस के, जैसे रोप ट्रस है, ब्रिज ट्रस है। अगर ज्योमेट्रिकल देखेंगे तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स ट्रस। ये सिर्फ पूछा था इन्होंने, अगर इनको भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है तो आप इनको भी कर सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी इन्होंने पूछा डिफाइन स्पेस ट्रस। अब इस तरीके से जो ट्रस होता है जिसमें क्या होता है कि 4 ज्वाइंट है, जैसे 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट्स, और 6 मेंबर को जोड़ना है 4 ज्वाइंट में। इस तरीके से एक स्पेस ट्रस का हम बनाते हैं, स्पेस ट्रस को बनाते हैं इस तरीके से। अब इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे स्पेस ट्रस है मेंबर एक्सटेंडिंग इन 3 डायमेंशंस। अब 3D स्ट्रक्चर होता है, कुछ पॉइंट्स हैं, और ये सीटेबल होता है। डायरेक्ट मीन्स होता है एक तरीके से, आप जो क्रेन्स देखते हैं ना उसमें जो ट्रेसेस यूज किए जाते हैं उस टाइप से। स्पेस ट्रेस कंसिस्ट ऑफ मेंबर ज्वाइंट टुगेदर एट देयर एंड्स टू फॉर्म अ स्टेबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, and the simplest element of stable truss is a
टेट्राहेड्रॉन यानी एक तरीके से जो पिरामिड होते हैं ना, वो भी एक स्पेस ड्रेस का ही एग्जांपल हम कह सकते हैं। इट इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग सिक्स मेंबर टुगेदर विथ फोर ज्वाइंट, ये भी बताया था। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन एंड स्पेस ट्रस। प्लेन ट्रस वो होता है जो तीनों मेंबर जिसके एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और स्पेस ट्रस एक या एक से ज्यादा प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कि 3D ट्रस जो होते हैं वो उस तरीके का हमारा स्पेस ट्रस होता है, और अभी हमने देखा भी पीछे जो डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन जॉइंटेड डिटरमिनेट ट्रस। अब सिंपल ट्रस क्या होता है? द सिंपल फॉर्मर ट्रस फ्रेमवर्क इज द सिंपल ट्रस विच इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ट्रस लाइक दिस। सिंपल ट्रस क्या है? तीन मेंबर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, एक सिंपल ट्रस हो गया। कंपाउंड ट्रस क्या होता है? दो और दो से ज्यादा सिंपल ट्रस से मिलकर जो ट्रस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड ट्रस। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स ट्रस की। तो कॉम्प्लेक्स ट्रस क्या होता है? ये भी बहुत सारे सिंपल ट्रस और कंपाउंड ट्रस से मिलकर बनता है, और इसमें 3D ट्रस भी शामिल होता है। जब इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आता, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रस। इसका हम एक एग्जांपल देख लेंगे तो आप उससे क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, इसमें क्या है, दो सिंपल ट्रस दिए हैं, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड ट्रस को फॉर्म किया। इसमें आप देखें सिंपल ट्रस इधर इधर है, बट इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रस की कैटेगरी में रखते हैं। अगर ये भी सेपरेटली पूछ लेता कि कंपाउंड ट्रस और कॉम्प्लेक्स ट्रस को भी डिफाइन करें, तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है और ये दोनों डायग्राम बना के आना है। अगला है डिस्कस द मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन ये पहले सिलेबस में होता था, जनरली अब नहीं है, बट फिर भी कई बार ये रिपीट हो जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर का काफी बढ़िया मेथड है। तो इसको बारे में आप जान लें कि ये क्या है, फोर्सेस ट्रस में फोर्सेस निकालने के लिए यूज किया जाता था। और इसमें क्या होता था कि हम सेक्शन को कट करते थे। इसके कुछ ड्रॉबैक थे, एक बार में ये मैक्सिमम तीन मेंबर को ही कट कर सकता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया गया, और आगे बहुत सारे मेथड आ गए हैं। ये था मेथड ऑफ सेक्शन, इतना लिखेंगे काफी है। व्हाट आर द लिमिटेशन? देखिए, अब लिमिटेशन भी अलग से पूछ सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो लिमिटेशन इसका यही था कि सेक्शन लाइन कैन नॉट पास थ्रू मोर देन थ्री मेंबर। यानी इस तरीके से अगर कोई ट्रस बना रखा है, और और भी बड़ा ट्रस बना रखा है हमने, मान लीजिए इस तरीके से, तो अगर हम इस तरीके से कोई सेक्शन काटेंगे तो वन टू थ्री, तीन ही मेंबर एक बार में कट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो इससे वैल्यू नहीं निकल पाएगी फोर्सेस की। अगला इसका जो लिमिटेशन है, इट कैन नॉट सेपरेट द फ्रेम इनटू मोर देन थ्री पार्ट्स। जो भी फ्रेम होगा उसको तीन से ज्यादा पार्ट्स में सेपरेट नहीं कर सकते थे। अगला देखिए, इल्लुस्ट्रेट द टेंशन कोफिशिएंट मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ स्पेस स्ट्रेस। ये इसको आप लाइन पढ़ लीजिएगा, और इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो टेंशन कोफिशिएंट है, इसमें हम टेंशन कोफिशिएंट का यूज करके ट्रस में मेंबर में जो भी फोर्सेस हैं उनका उनका यूज करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि स्मॉल टी इक्वल टू होता है कैपिटल टी अपॉन लेंथ ऑफ द मेंबर। तो हम सारे क्या करते हैं, अगर किसी मेंबर का जो सॉरी जो भी टेंशन कॉफिशिएंट है उसमें सबसे पहले हम किसी एक मेंबर का टेंशन कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होती है स्मॉल टी। फिर हम क्या करते हैं, उस स्मॉल टी को एल से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारे पास फोर्स निकल के आ जाता है इस फॉर्मूले के तहत। कैपिटल टी क्या है, फोर्स ऑफ द मेंबर, स्मॉल टी क्या है, टेंशन कोफिशिएंट, एल क्या है, लेंथ ऑफ द मेंबर। तो इस जो जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये कई बार इसमें थ्योरी भी पूछ लेता है कि मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट की थ्योरी बताएं। जनरली इसके न्यूमेरिकली आते हैं, तो ये इस तरीके से करते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट? ये सपोर्ट तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। जैसे रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, लिंक सपोर्ट, बॉल एंड सॉकेट सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट इन स्पेस, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट? अब ट्रस्ट को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, जैसे शेप कैसा है ट्रस्ट का, वेव कैसा है, कंडीशन ऑफ सपोर्ट क्या है, पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर क्या था, लेवल ऑफ द फ्लोर क्या है, लेन है कि रोड है। इस टाइप से हम ट्रस्ट में क्लासिफाई करते हैं। आप जनरली अगर ये आता है तो आप वही सब लिख के आए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड ट्रस्ट, प्लेन ट्रस्ट भी आप लिख सकते हैं। डिफाइन फटिक। फटिक क्या है?
ये क्या एक फिनोमिना है लोडिंग का, जिसके तहत क्या होता है, ये रिड्यूस होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द साइक्लिक लोडिंग, और वी कैन से द ड्यू टू द फ्लक्चुएटिंग साइक्लिंग स्ट्रेसेस। तो ये फिनोमिना जो होता है ये फटे होता है, ये एक लॉन्ग टर्म होता है, धीरे धीरे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट थर्ड। आपने इसमें पढ़ा होगा स्ट्रेन एनर्जी। इसमें बहुत सारे मेथड्स भी आपने पढ़े होंगे, जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी मैं आऊंगा उस बारे में, फिलहाल इस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफाइन द टर्म स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस ऑफ द मेंबर। अगर आपसे रेजिलियंस पूछता है तो भी वही चीज लिखनी है, और स्ट्रेन एनर्जी पूछता है तो वही लिखना है। तो इसमें क्या होता है, जब कभी आप किसी इलास्टिक बॉडी में और वीकेंड से किसी स्ट्रक्चर में आप करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट ये क्या करता है, अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेता है। जब आप वो फोर्स वापस हटा लेते हैं तो ये एक्सटर्नल एनर्जी वापस उसको रीगेन करा देती है, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज को। तो जो एक कंडीशन होती है एनर्जी स्टोर्ड की, तो उसी स्टोर्ड एनर्जी को आप बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, जैसे when an elastic member is deformed under the action of an external loading till its elastic limit, इसको जरूर लिखें, within elastic limit the member has some energy stored in it, this energy is called as strain energy of the member, or we can say the resilience of the member। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। कई बार ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द एक्सियल लोडिंग। अगर एक्सियल लोडिंग का जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पूछते हैं तो आपको ऐसे लिखना है 1/2 डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन ए। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई है यंग्स मॉडुलस। इसी को आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार जैसे मोस में पूछ लेते तो हो सकता है स्ट्रक्चर में भी पूछ लें, तो ई के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्सप्रेशन आ गया स्ट्रेन एनर्जी का ड्यू टू बेंडिंग, पहले क्या था, आपने एक्सियल लोडिंग का था 1/2 WS² एल अपॉन ए। अब क्या पूछा इन्होंने, ड्यू टू बेंडिंग, तो ये होता है M²ds/2EI। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी न्यूमेरिकल्स अगर स्ट्रेन एनर्जी से सॉल्व करने के लिए आएंगे तो इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन अ बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट। अगर एक कंडीशन बनती है यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट की, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, σ² अपॉन 6E इंटू वॉल्यूम ऑफ द बीम। सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ in term of strain energy which is sufficient to determine the stress in case of propped cantilever beam। prop cantilever beam को आप जानते होंगे कि इस तरीके से जो कैंटिलीवर बीम होती है उसके फ्री एंड में आप एक सपोर्ट लगा देते हैं। इस टाइप की जो बीम होती है उसे आप प्रॉप कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, और जो ये सपोर्ट आपने लगाया है इसको हम बोलते हैं प्रॉप। कई बार ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज प्रॉप, तो आपको बताना है प्रॉप ये होता है। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है इस तरीके से, आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, U = M² ds/2I, जैसा आपने बेंडिंग के केस में पढ़ा था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैक्सवेल है, बेटीज हैं, इन थ्योरम को जरूर पढ़ें। या तो ये 10 नंबर में आती हैं या 2 नंबर में आती हैं, लेकिन आती जरूर है, कुछ ना कुछ नंबर दे के जरूर जाएंगे। तो ये मैक्सवेल भाई जो थे इन्होंने ये कही कि अगर आपने सी पॉइंट पे लोड लगाया तो जो डिफ्लेक्शन डी पॉइंट पे होगा, यानी सी पे लोड लगाने पे जो डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा, फिर डी पे जब आप लोड लगाएंगे जो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा वो बराबर होगा, यानी डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा सी। ये मैक्सवेल जी ने कही, और ये थ्योरम प्रूव भी की जाती है स्ट्रक्चरल लैब में। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम क्या होती है, कंजुगेट बीम जब आप क्या होता है, जो आपको सिंपल बीम दी रही होती है उसमें आप क्या करते हैं, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं जो कि एम से डिनोट करते हैं, फिर उसे आप 1/EI से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपकी बन जाती है कंजुगेट बीम। तो यही इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेटेज आ गया। तो बेटेज में क्या, आपको बाकी जितनी कहानी लिखनी है लिख सकते हैं कि इट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल लॉ का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, और हुक्स लॉ को ये फॉलो करता है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। तो ये कहना चाहते हैं कि द वर्चुअल, यहाँ से आपको याद रखनी है एकदम, द वर्चुअल वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस P1 P2, ये जो फोर्सेस हैं तो इनके द्वारा जो वर्चुअल वर्क डन है ड्यूरिंग द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी डिस्टॉर्शन जो ये है ये कॉज्ड बाय
एक क्यू क्यू फोर्सेस का, ये बराबर होगा क्या, वर्चुअल वर्क डन वर्चुअल वर्क डन कहाँ गया, हाँ, द वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस Q1 Q2 ड्यूरिंग द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस P1 P2 एंड P3। इस तरीके से आपको ये 2 नंबर में लिखनी है और ये डायग्राम जरूर बना के आए। अगला है कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। इसमें बहुत जल्दी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट आती है तो सेकंड लिखते हैं, सेकंड आती है तो फर्स्ट लिखते हैं। इसमें ध्यान से आपको देखना है, ये कहानियां पढ़ लेना जो भी लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट थ्योरम में तो ये क्या कह रहा है, लोड फाइंड करता है, यानी पार्शियली डेरिवेटिव को आप अगर डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं किसका, स्ट्रेन एनर्जी का, तो आपको रिस्पेक्टिव लोड मिलता है। लेकिन इन्होंने सेकंड थ्योरम में ये बताया कि अगर हम डेल्टा फाइंड करना है तो स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियली डेरिवेटिव लोड के रिस्पेक्ट में करना है, और अगर हमें स्लो फाइंड करना है तो बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियली डेरिवेटिव करना है। आप अगर ये दोनों थ्योरम जरूर याद रखें, एक न एक आई जाती है। नेक्स्ट, डिफाइन रियल वर्क मेथड। रियल वर्क मेथड क्या होता है, द स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज आल्सो नोन एज रियल वर्क मेथड सिंस वर्क डन बाय द एक्चुअल लोड्स आर कंसिडर्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से स्ट्रेन एनर्जी जिसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं बराबर होगी किसके, रियल वर्क डन बाय द लोड्स। इस तरीके से इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है, स्टेट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंजुगेट बीम। अब कंजुगेट बीम के क्या क्या कुछ फीचर्स हैं, जैसे द स्लोप ऑफ एनी स्लोप एट एनी सेक्शन ऑफ द गिवन बीम इज इक्वल टू द शियर फोर्स। ये आपको पता ही होगा कि जब आपको स्लोप निकालना होता है तो आप शियर फोर्स फाइंड करते हैं कंजुगेट बीम में, और जब आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना होता है रियल बीम का तो आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं कंजुगेट बीम में। ये तो आप जानते हैं, यही इसके फीचर हैं, यही लिखना भी होगा। अगला है सिंपल बीम और रियल बीम। सिंपल बीम जिसे हम रियल बीम बोलते हैं, और कंजुगेट बीम, इन दोनों में भी डिफरेंस लिखने को बोल देता है, तो आपको बताना है। एक्चुअल लोडिंग डायग्राम इज लोडिंग डायग्राम, जो भी लोडिंग डायग्राम है वो एक्चुअल लोडिंग डायग्राम कहलाएगा। और इसमें जो कंजुगेट बीम होती है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज द लोडिंग डायग्राम। इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसे 1/i से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो आपको कंजुगेट बीम मिलती है। वही सब लिखना है इसमें। फिर आपको वो लिखना है कि अगर आपको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम लोडिंग डायग्राम प्रोवाइड द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, बट यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट आप फाइंड करते हैं तो आपको डिफ्लेक्शन मिलता है। जब शियर फोर्स फाइंड करना हो तो आप स्लोप फाइंड होता है। ठीक है, यही डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंजुगेट बीम मेथड ओवर अदर मेथड। अब इसके एडवांटेजेस क्या है अदर मेथड में, तो ये है दिस मेथड इज अप्लाइंग टू द बीम हैविंग डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने देखे होंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस मिली होंगी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई की जो वैल्यू होती है, कहीं आई दे रखा है, कहीं 2i, कहीं 3i, इस तरीके से भी चेंज करता है, तो उसके लिए भी वेरी इजीली सॉल्व हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट बीम मेथड। बट किसी और मेथड का जब हम यूज करते हैं तो हमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगला है, दिस मेथड इज सिंपल इजी एंड कंज्यूम लेस टाइम। जब किसी का एडवांटेज लिखना हो तो हम ये सब लाइन तो जरूर दोहरा ही देते हैं। अगला है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन इन डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। अब डिफ्लेक्शन फाइंड करना हो या स्लोप, दोनों ही कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है, चाहे कितने भी डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन दे दी जाए। अगला, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ स्लोप। हाँ, ये अब जो क्वेश्चंस है ना, कई बार आप कभी फ्यूचर में जेई लेवल के कुछ एग्जाम्स देंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें भी ये डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है, वहां सॉल्व करने थोड़ी ना बैठेंगे आप लोग। तो एक कंडीशन है कि इन्होंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछा है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम अगर है इस तरीके से, और इसके मिड पॉइंट पे डब्लू लोड लगा है, तो जो स्लोप होगा इधर पे वो उसकी वैल्यू होगी WL² / 16 EI। ये डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए। और जो डिफ्लेक्शन होगा, यानी डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डिफ्लेक्शन की वो ये होगी, इसकी जो वैल्यू होगी WL³ / 48 EI। ये किस केस में था, जब आपका पॉइंट लोड वर्किंग पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सेम बीम है सिंपल सपोर्टेड और यूडीएल एक्ट कर रहा है,
क्या कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो इस केस में जो स्लोप जनरेट होंगे सपोर्ट्स पे वो होंगे डब्ल्यू एल क्यूब अपन 24 EI, एंड जो डिफ्लेक्शन कॉज्ड होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पे, उसकी जो वैल्यू होगी 5 WL4 अपन 384 EI। ये डायरेक्टली वैल्यू कई बार पूछता है, क्योंकि आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट इसमें लगाएंगे, बट इसको डायरेक्ट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, इनको डायरेक्टली याद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मान लीजिए कैंटिलीवर बीम आ गई। इस तरीके से क्या है, कोई कैंटिलीवर बीम आ गई और लोड पी एट द फ्री एंड पे लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन पूछा, यानी यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो वो होगी PL³ / 3 EI। अगली यूनिट है 4, ये रोलिंग लोड वाली है। इसमें भी देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। सबसे पहले है रोलिंग लोड। तो जो मूविंग लोड होता है उसे ही आप रोलिंग लोड बोलते हैं। और इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी ऑफन एनकाउंटर विद द लोड्स विच आर मूविंग और विद पोजीशन दैट आर लायबल टू चेंज, जिनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। जैसे एग्जांपल से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सल लोड्स ऑफ मूविंग ट्रक्स और व्हीकल्स, व्हील लोड्स ऑफ एनी रेलवे ट्रेन, व्हील लोड्स ऑफ गैंट्री असेंबली ऑन अ गैंट्री गर्डर्स etc। जो भी व्हीलर है, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, आप देखते हैं उनके जो पहिए होते हैं वो क्या करते हैं, पॉइंट लोड तो होता है बट उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये जो कंडीशन होती है रोलिंग लोड कहलाते हैं। व्हाट डू यू अंडर आईएलडी। अब आईएलडी क्या होती है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है आईएलडी। एन इन्फ्लुएंस लाइन, अभी इन्होंने पूछा इन्फ्लुएंस लाइन क्या है, तो रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ आइदर द रिएक्शन। अब ये जो आईएलडी होती है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो रिएक्शन का हो, शियर फोर्स का हो सकता है और मूवमेंट का भी हो सकता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इनको भी हम पढ़ते हैं। इफ ए स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू लाइव लोड और मूविंग लोड, हाउएवर द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इन द मेंबर इज बेस्ट डिस्क्राइब। जो भी रोलिंग लोड होता है, मूविंग लोड होता है, उनको सबसे अच्छा तरीका जो होता है रिप्रेजेंट करने का वो आईएलडी होती है। Second, the magnitude of the associated reaction, shear force or movement or deflection at the point can be calculated from the ordinate of the influence line diagram। जो आप ये इस तरीके से आपको इनके एडवांटेजेस लिखने हैं, और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी आपने पढ़ लिए होंगे अभी तक, तो कि जो भी आप आईएलडी ड्रॉ करते हैं, अगर शियर फोर्स के लिए भी करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी करते हैं, तो उसके ऑर्डिनेट को लोड की इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो डायरेक्ट हमें शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट, डिफाइन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। पहले इन्फ्लुएंस लाइन पूछा था, अब क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पूछा। तो ये भी सेम टू सेम एक तरीके से, इसको आप क्या लिखें, एक कर्व है और ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द फंक्शंस लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एनी रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, आईएलडी में हमेशा यूनिट लोड ही मूव कराते हैं, चाहे आप 1 किलो न्यूटन लेके चले या 1 न्यूटन लेके चले। अगला है डिफरेंस बिटवीन आईएलडी एंड शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। डिफरेंस पूछा है, तीनों में क्या क्या होता है, इस तरीके से 1 2, तो डिफरेंस बताए हैं। पहला क्या, द ऑर्डिनेट ऑफ अ कर्व बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स गिव्स द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एट द सेक्शन वेयर द ऑर्डिनेट हैज बीन ड्रॉन। In case of an influence line diagram, the ordinate at any point gives the value of bending moment or shear force only at the given section and not at the point at which ordinate has been drawn। अगर ये लैंग्वेज इतनी सारी आपको याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप सिंपल से एग्जांपल लेके भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, कि आप क्या करेंगे, शियर फोर्स, एक सिंपल बीम लेना, पॉइंट लोड लगाना मिड पॉइंट पे, उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करना और आईएलडी का आईएलडी ड्रॉ कर देना उसी के लिए। तो उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू फाइंड करते हैं। बाकी लिखने के लिए आएगा तो इतना इनफ है, आप इतने 2 पॉइंट आप इनको लिख सकते हैं। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कई बार ये रिपीट हो चुका, तो मुझे नहीं लगता इस बार इसके रिपीट होने के चांस है, बट फिर भी इसको पढ़ के जाएं, कोई भरोसा नहीं कब रिपीट हो जाए, क्योंकि ये लगभग लगभग हर साल ही पूछा जाता है, एक दो बार छोड़ दिया जाए तो। According to this principle, the influence line for a function like shear, reaction, shear or movement is the
is to the same scale as the deflected shape of the beam when the beam is acted upon by the function। ये बिल्कुल एकदम आप इसको याद कर लें, ये डेफिनेशन जो प्रिंसिपल है जरूर आता है। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बीम, जो आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेम टू सेम। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लुएंस लाइन फॉर ट्रस, जो बीम के लिए है वही ट्रस के लिए है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसे आप एक बार रीड करें। अगला क्वेश्चन, राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड शियर ऑफ मूविंग लोड्स। जब आपके पास मल्टीपल लोड्स की कंडीशन बनती हैं, जैसे लाइक ट्रेन के व्हील्स हैं, तो इस केस के लिए दो प्रपोजिशंस पढ़ते हैं, आप उनको पढ़ लें। बाकी ये भी किस एक न सेकंड प्रपोजिशन की हेल्प से करते हैं कि द टोटल द लोड रोल्ड ऑफ डिवाइड बाय सक्सीडिंग व्हील स्पेस अगर ग्रेटर देन है सम ऑफ रिमेनिंग लोड ऑफ द स्पेन, यानी आप आपको याद हो डब्ल्यू एल अपॉन एल और इक्वल टू डब्ल्यू आर अपॉन ए एक्स होती थी, और ये एल माइनस एक्स होती थी। इसकी हेल्प से जो आप सॉल्व करते थे ना न्यूमेरिकल, वही सारा को लिख के आना है। ए आई एल डी है, इस तरीके से कोई है आई एल डी फॉर रिएक्शन के लिए, ए आर ए के लिए ड्रॉ हुई और ये आर बी के लिए ड्रॉ हुई। आप डायरेक्टली वहां पे ड्रॉ करके आना है। अगर ये 10 नंबर में आता, वैसे 10 नंबर में नहीं आएगा इतना छोटा क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व करके बनाते हैं, बट आप इसको डायरेक्टली याद रख लें, इस तरीके से आपको बना के आना है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा गया है। और अगर ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए आई एल डी पूछता है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ये शियर फोर्स के लिए है और ये बेंडिंग मोमेंट के लिए। इसकी जो वैल्यू है एल माइनस एक्स अपन एल होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वो होती है एक्स एल माइनस एक्स अपॉन एल, वेयर एक्स क्या सेक्शन ऑफ द बीम। What are the uses of influence line? ये these are some uses of influence line, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है influence line are used to show the variation of shear force and bending moment in the member which is subjected to a live load or we can say moving load। तो ये वेरिएशन शो करने के लिए है, चाहे वो लाइव लोड हो या मूविंग लोड हो। सेकंड, इसका यूज क्या है एलडी का? Influence line helps to tell where the moving load should be placed on the structure so that it creates the greatest influence at the specified point। आपने अगर न्यूमेरिकल इसके सॉल्व किए हैं तो आपको काफी कुछ याद आ रहा होगा कि आपको रोलिंग लोड की वैल्यू अलग दे दी जाती थी और आपसे बोला जाता था कि फाइंड द मैक्सिमम शियर फोर्स, और वी कैन से और वो पूछ सकते थे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में आप क्या करते थे, पोजीशन आपको नहीं दी जा सकती थी, आप चेक करते थे और सेक्शन के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट करके आप कंडीशंस फाइंड करते हैं और फाइनल वैल्यू आप फाइंड करते थे। तो ये बेस्ट तरीका है आईएलडी का यूज करके फाइंड करने का। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं या और कह सकते हैं यूजेस हैं। अगला है एप्लीकेशन क्या है मूलर ब्रूसला प्रिंसिपल के। जैसे मुलर-ब्रुसला principle provide a quick method for establishing the shape of influence line। अगला है आफ्टर नोइंग द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन द ऑर्डिनेट्स एट द पीक कैन बी डिटरमाइंड बाय द बेसिक मेथड। आप ट्रायंगल प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी फाइंड करते थे। यूजिंग द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन इट इज पॉसिबल टू लोकेट द लाइव लोड ऑफ द बीम एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको पता है जब आईएलडी आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए ड्रॉ कर लेते थे, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू जब फाइंड करनी थी तो लोड इंटेंसिटी और मल्टीप्लाई करते थे इसके ऑर्डिनेट से, और जो ऑर्डिनेट आपको नहीं पता होता था वो ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से फाइंड करते थे। लास्ट यूनिट है आर्च वाली, बहुत अच्छी यूनिट है। अगर पास होने के लिए सबसे अच्छा कहा जाए तो सबसे अच्छी यूनिट होती है आर्च, और इसके न्यूमेरिकल्स आप जरूर करके जाएं। फिलहाल हम अभी 2 मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने आर्च पूछा, तो इस तरीके से जो कर्व शेप में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आर्च कहलाता है। और देखो ये कहते हैं ना इन्वर्टेड केबल, केबल आप इस तरीके से बनाते थे, इसका जो इन्वर्टेड शेप है वो आर्च कहलाएगा। सो इट रिसीव द इट्स लोड मेनली इन कंप्रेशन। तो इसमें जो भी लोड होता है वो क्या करता है, कंप्रेशन जोन कहलाता है। As arcs are rigid, hence they must also resist some bending and shear depending upon how it is located and shaped। इस तरीके से अगला है
They are used to reduce the bending moment in long span structures. इसका एक कुछ एडवांटेजेस भी आता है कि भाई बीम और आर्च के कंपेयर में, क्योंकि जो आर्च होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट कम लगता है कंपेयर टू बीम, इसलिए आर्च प्रेफर किए जाते हैं जहां पे सेम लोडिंग में कम बेंडिंग मोमेंट जनरेट किया जाए, या कम, या कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने करवाना हो, तो वहां पे हम आर्च बनाते हैं। तो टाइप है डिफरेंट टाइप्स के, जैसे फनीकुलर है, फिक्स्ड है, टू हिंज आर्च है, थ्री हिंज आर्च है। बट आप अभी स्ट्रक्चर वन पढ़ रहे हैं, यानी एक तरीके से डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इस यूनिट में केवल आपको थ्री हिंज आर्च ही पढ़ना है। थ्री हिंज पैराबोला आर्च, थ्री हिंज सेमी सर्कुलर आर्च पढ़ना है। ये है एडी थ्योरम, ये भी 2 मार्क्स के लिए है, और इसका जो फुल डेरिवेशन है 10 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी डिस्कस करके जाएं आप लोग। तो एडी थ्योरम क्या कहता है? द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ एन आर्च इज इक्वल टू द वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन द लीनियर आर्च एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द एक्चुअल आर्च। इसका जो डायग्राम शायद आगे होगा तो मैं अभी और अच्छे से बता दूंगा इसको, बट इस तरीके से आप 2 लाइन में इसको याद रख सकते हैं। Define span of the arch. The horizontal distance between two supports, or we can say between two lower hinge, is known as span of the arch. जब सेम लेवल पे होंगे तब। डिफाइन राइज ऑफ द आर्च। जब इस तरीके से आर्च होता है तो जो मैक्सिमम मिड पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से जो डिस्टेंस होती है, इसको आप बोलते हैं राइज ऑफ द आर्च। कैसे? when the supports of arch are at same level, the height of the ground, या कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उस तक उसकी जो हाइट होती है वो कहलाती है राइज ऑफ द आर्च। अब देखिए लीनियर आर्च पूछा, तो ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये तो गिवन आर्च है जिसमें W1 W2 W3 लोडिंग कंडीशन देखा, ये H हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगा, VA VB क्या है रिएक्शन से। तो लीनियर आर्च जब पूछा तो इसका जो शेप होता है इसको फनी कलर या वीकेंड से पैराबोलिक शेप ना होके इस तरीके से लीनियर हो, दो लोड के बीच में लीनियर शेप बनाए, तो इस आर्च को आप बोलते हैं लीनियर आर्च। इसको आप पढ़ते हैं, इफ द शेप ऑफ आर्च इज मेड एज पर द फनीकुलर पॉलीगन एंड points are pin connected, then the arch will subjected to compression only, and the load acting on arch is supported by arc without development of any bending moment anywhere. Such an arch is known as linear arch. ये linear arch की definition आपको लिखना, और डायग्राम मैंने आपको बताई है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या है? Horizontal thrust component of the reaction at either lower end is called horizontal thrust at support. It is denoted by arch. जैसे आपने आर्च बनाया तो जो लोड पड़ा तो ये बाहर की तरफ रेजिस्ट करेगा, तो इस बाहर की तरफ टेंडेंसी रहेगी इसकी मूव करने की, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्री हिंज आर्च? जब आर्च में थ्री हिंज प्रोवाइड किए जाएं इस तरीके से, तो इस आर्च को आप बोलते हैं थ्री हिंज। अगर केवल दो हिंज प्रोवाइड किया जाए जो सपोर्ट में होते हैं तो आप बोलेंगे टू हिंज सपोर्ट। टू हिंज सपोर्ट में ग्राउंड में हिंज नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगला है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री हिंज आर्च? दो ही, पैराबोलिक और सेमी सर्कुलर आर्च, चाहे वो टू हिंज की बात करें या थ्री हिंज की बात करें। राइट द इक्वेशन फॉर वर्टिकल राइज इन पैराबोलिक आर्च। जब वर्टिकल राइज फाइंड करना होता है तो ये पैराबोलिक इक्वेशन का यूज किया जाता है, जो कि होती है 4hx अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स। व्हाट आर व्हाट आर्चेस आर प्रेफर्ड देन बीम्स? अब जैसे पूछा गया ना क्यों प्रेफर किए जाते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि जो फिक्स्ड बीम होती है, अगर फिक्स्ड बीम में सेम लोडिंग लगाएं और आर्च में सेम लोडिंग लगाएं तो जो बेंडिंग मोमेंट का जनरेशन होगा वो आर्च में कम होगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है वो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर देता है, इस वजह से। इसके दोनों पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेंड्रल ब्रेस्ट? इस तरीके से जो ब्रेस्ट लगाए जाते हैं आर्च में, तो इस कंडीशन जो बन जाती है, जो आर्च बनेगी, इसको आप बोलते हैं स्पेंड्रल ब्रेस्ट आर्च। पढ़ लें यहाँ से, इन थ्री इंच स्पेंड्रल ब्रेस्ट आर्च द स्पेस अबव द आर्च रिप एंड बिलो द लेवल ऑफ द ग्राउंड एंड इज नोन एज स्पेंड्रल ऑफ आर्च। इस तरीके से बना देंगे तो ये स्पेंड्रल ब्रेस्ट आर्च कहलाती है। अब आर्च की भी आईएलटी कई बार पूछ लेता है, वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखें, आ सकता है। तो ये है क्यूबिक वेरिएशन होते हैं। और ड्रॉ द डायग्राम फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड और W किलो न्यूटन इन थ्री हजार। कोई थ्री हजार से और W किलो न्यूटन का
लोड मूव कर रहा है, तो इस केस में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा उसकी आईएलडी इस तरीके से ड्रॉ होगी, और इसकी जो वैल्यू होती है एम एक्स वो 0.09622 डब्ल्यू एल, इस तरीके से आपको लिखना, और जो डिस्टेंस होगी इसकी वो 0.2113 होती है। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेंड्रल आर्च? तो क्लोज और ओपन स्पेंड्रल आर्च, दो टाइप्स के आर्च होते हैं। और अगर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का आइडिया ड्रॉ करने के लिए आएगा तो सेम टू सेम उल्टा बना देना, बट इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वहां पे ये था 0.09, और यहाँ पे हो जाएगी W/16। वहां पे जो डिस्टेंस है 0.2113 थी, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी 0.25 L होगी। अगला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हो एंड मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, दोनों का कंबाइंड जो निकल गया वो इस तरीके से आइडिया आती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो दोनों को आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। इसको भी याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। अगर आपके पास समय कम है तो आप उन दोनों को ही सिर्फ याद। Write the effect of temperature rise on the horizontal thrust for a 3 inches. Temperature rise की वजह से क्या होता है? While no stresses are produced in a 3-inch arch due to temperature change alone, it may be noted that since the rise of arch is altered as consequence of temperature change, the horizontal thrust for the arch already carrying a load will also alter. ये टेम्परेचर चेंज की वजह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में अल्टर हो रहा है, वो आप इसको लिख सकते हैं। Thank you very much for mm, thank you so much. Thank you so much my for वीडियो, और आगे ऐसे ही आप स्टडी करते रहें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।